Hello and welcome to Esther's classes. The topic we are going to discuss today is panic disorder. आज हम पैनिक डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे. कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है. तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है. जब हमारी किसी से लड़ाई होती है या हमने किसी पे गुस्सा कर दिया या हमने कुछ गलत किया जो हमें नहीं करना था या हमने ऐसा कुछ बोल दिया जो हमें नहीं बोलना था, उसके बाद एक ऐसी फीलिंग आना बहुत नॉर्मल है कि हमारे ऐसे करने की वजह से कुछ बुरा होने वाला है. या फिर हमने प्रॉपरली पढ़ के एग्ज़ाम नहीं दिया और रिज़ल्ट आने वाला है तो हमें लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है और ये ऐसी फीलिंग आती है. पर कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता. अनरीज़नेबली हमेशा ये फीलिंग उनके दिमाग में या ये डर उनके दिमाग में बैठा रहता है कि कुछ बुरा होने वाला है. इसका कोई रीज़न नहीं होता, ये कभी भी हो सकता है और यूजुअली हमेशा एक डर उनके मन में बना रहता है कि कुछ उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है. और इसकी वजह से कुछ फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे कि हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है, ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी होती है, ट्रेम्बलिंग कपकपी होती है या डिजीनेस हो सकता है. ऐसे कुछ फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स दिखते हैं. कई बार ये सिम्टम्स इतने सीवियर होते हैं कि पेशेंट को लगता है कि वो मरने वाला है या उसे कोई लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस होने वाली है. जैसे वो सोचने लगता है कि उसे हार्ट अटैक आने वाला होता है और इस वजह से उसके फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स और ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं. तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पैनिक अटैक. पैनिक अटैक अनप्रेडिक्टेबल होता है, अनरीज़नेबल होता है और इंटरमिटेंट होता है. अनप्रेडिक्टेबल, ये कभी भी कहीं पे भी हो सकता है. अनरीज़नेबल, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, बस हमेशा ये डर रहता है कि कुछ बुरा होने वाला है, इस वजह से पैनिक अटैक के सिम्टम्स दिखने लगते हैं. और इंटरमिटेंट, ये इर्रेगुलर इंटरवल्स में होता है, कोई फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल्स नहीं होते इसके. और इन सब कारणों की वजह से सीवियर एंग्जाइटी कॉज होती है पेशेंट में. और कई बार पेशेंट इस डर में ज़्यादा रहता है कि उसे दोबारा कभी भी पैनिक अटैक के एपिसोड्स किसी के सामने ना आ जाए. अब हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ पैनिक अटैक. फर्स्ट है नॉजिया और डिस्कम्फर्ट, डिजीनेस एंड फेंटनेस, नमनेस और टिंगलिंग, बॉडी में नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन होने लगता है, ट्रेम्बलिंग कपकपी आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, स्वेटिंग एंड पैल्पिटेशंस, चिल्स, फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट, मतलब उसको ऐसा लगने लगता है, डी रियलाइजेशन और डीपर्सनलाइजेशन हो जाता है कि वो सोसाइटी से और अपने आप से एक अलग पर्सनालिटी है उसको ऐसा फील होने लगता है कि वो अपने आप से अलग हो चुका है. फीलिंग्स ऑफ डिटैचमेंट. नेक्स्ट है फीलिंग्स ऑफ चोकिंग, उसको ऐसा लगता है कि वो सांस नहीं ले पा रहा और उसके गले में कुछ अटक गया है. फीलिंग्स ऑफ फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, उसको ऐसा लगता है कि अब वो खुद पे से आपा खो देगा, कंट्रोल खो देगा. देन नेक्स्ट है फियर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, उसको हमेशा ये फियर रहेगा जैसे ही उसको ये सारे सिम्टम्स दिखने लगेंगे कि उसके साथ कोई लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है या वो मरने वाला है, उसको हार्ट अटैक आने वाला है. ऐसा डर हमेशा उसके दिमाग में चलता रहेगा. तो नॉजिया, डिजीनेस, फेंटनेस, नमनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, स्वेटिंग, पैल्पिटेशन एंड चिल्स, ये सारे फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं. और जो फीलिंग्स और फियर हैं ये सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. अगर किसी को डायग्नोस करना है कि उसको पैनिक अटैक आ रहे हैं तो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5th एडिशन के अकॉर्डिंग पैनिक अटैक को डायग्नोस करने के लिए क्या क्राइटेरिया है. पहला क्राइटेरिया है कि हमेशा जिसको भी पैनिक अटैक है उसको ये इंटेंस फियर रहता है कि कुछ बुरा होने वाला है. और नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि 4 फिजिकल सिम्टम्स और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए. 4 फिजिकल सिम्टम्स एक साथ प्रेजेंट होने चाहिए विथ फ्यू और मोर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स. अब पैनिक डिसऑर्डर है ये डायग्नोस करने के लिए क्या क्राइटेरिया दिया है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5th एडिशन में. पैनिक डिसऑर्डर है हम तब बोलेंगे जब
किसी को रिकरेंट और अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक आ रहा हो। रिकरेंट मतलब बार बार, और अनएक्सपेक्टेड कभी भी, कोई एक पर्टिकुलर रीज़न या टाइम नहीं है, कभी भी पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। और साथ ही में उसके बिहेवियर में चेंज आता है, उसको हमेशा एक वरी बनी हुई रहती है, या तो इस बात की कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, या तो इस बात का कि उसको कभी भी कहीं पे भी पैनिक अटैक आ सकता है। तो इस टाइप की एक परसिस्टेंट वरी रहती है। और दूसरा, इस वजह से उसकी सोशल लाइफ और वर्क परफॉर्मेंस में इम्पेयरमेंट आ जाता है, उसकी डेली लाइफ में इम्पेयरमेंट आ जाता है। वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, अटेंशन नहीं कर पाता, लोगों से अलग अलग रहने लगता है। तो ऐसे कुछ बिहेवियरल चेंजेस और इम्पेयरमेंट आ जाते हैं। और इन सब के वजह से अगर ये चारों क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं तो हम उसे पैनिक डिसऑर्डर डायग्नोस करेंगे। और पैनिक डिसऑर्डर की वजह से पेशेंट में दो टाइप की चीज़ें देखने लगती हैं। पहला, अवॉइडेंस, वो हर चीज़ को अवॉइड करने लगता है, लोगों को अवॉइड करने लगता है, उन सारे जगह पर जाना अवॉइड करने लगता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड हो, या उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे पैनिक अटैक आ सकता है, या पहले उसको कहीं पैनिक अटैक आया हो तो वो उन सारे जगहों और चीज़ों को अवॉइड करने लगता है। फिर नेक्स्ट है, उसको एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी होती है, मतलब उसको हमेशा इस बात की घबराहट होती है कि उसे फिर से किसी के सामने पैनिक अटैक आ जाएगा और वो अपना कंट्रोल खो देगा। तो इस बात का फियर पैनिक अटैक आने से पहले से उसको रहता है, जिसे हम एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी बोलते हैं। और इन दोनों चीज़ों की वजह से पेशेंट माइट डेवलप एगोराफोबिया, और इन दोनों बिहेवियरल चेंजेस की वजह से पेशेंट एगोराफोबिया डेवलप कर सकता है, जो कि है घर के अंदर ही रहना प्रेफर करता है, किसी भी क्राउडेड एरिया या जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर जाना पेशेंट अवॉइड करेगा। तो पैनिक डिसऑर्डर की वजह से एगोराफोबिया भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट में फर्स्ट है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है। इसमें पेशेंट साइकोथेरेपी ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है, इसमें ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, और पेशेंट बेटर रिस्पॉन्ड करता है कॉग्निटिव थेरेपी के लिए। कई बार कॉग्निटिव थेरेपी के साथ साथ मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सबसे इफ़ेक्टिव थेरेपी है। इसमें पेशेंट को 5 चीज़ें सिखाई जाती है। फर्स्ट है कि वो सीखे, अपने बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना सीखे। सेकंड है, वो अपने आप को मॉनिटर कर सके, उसको एक डायरी मेंटेन करके रखने के लिए बोला जाता है, कब पैनिक अटैक आ रहा है, किस सोच की वजह से आ रहा है, और उसने क्या क्या बिहेवियर किया। फिर उसको कंट्रोल करना सिखाया जाता है। फिर थर्ड है, उसको ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती हैं, जिसको यूज़ करके वो सीख सके कि वो अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर सकता है। फिर उसके बाद उसके बिलीव्स को चेंज करने की कोशिश की जाती है कि जो वो सोच रखा है कि ये सारे सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा सिवियर है और वो मरने वाला है, उस सोच को हटाकर वो ये सोच सके कि ये सब एक रियलिस्टिक अप्रोच में वो सोच सके कि ये सारे सिम्टम्स इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो वरी कर रहा है, और जैसे ही वो अपने वरी को कंट्रोल करेगा ये सारे सिम्टम्स धीरे धीरे सबसाइड होने लगेंगे। फिर लास्ट है, उसको एक्सपोज कराना, ऐसे सिचुएशन में लेके जाना जहाँ जाने से वो बचता है या अवॉइड करता है। धीरे धीरे करके अगर उसको एक्सपोज कराया जाएगा तो पेशेंट बहुत ही बेटर रिस्पॉन्ड करता है साइकोथेरेपी के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मेडिकेशन। मेडिकेशंस में हम एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं और बेंजोडाइजेपिन्स देते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स जैसे कि SSRIs देते हैं, जो कि डिप्रेसिव मूड को कम करके मूड को थोड़ा बढ़ाता है। फिर और इसमें एक सेडेटिव इफ़ेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट है बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स का बॉडी पे एक कामिंग और रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट होता है। ये माइंड और बॉडी को रिलैक्स करता है, पर इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाए। और कई सीवियर केसेस में अगर इन दोनों से भी पेशेंट ठीक नहीं होता है और सीजर जैसे इफेक्ट एडवर्स सिम्टम्स दिखने लगते हैं, तो उन केसेस में हम कुछ एंटी सीजर मेडिकेशंस भी दे सकते हैं। साइकोथेरेपी लॉन्ग टर्म के लिए एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, और कई बार साइकोथेरेपी और मेडिकेशंस दोनों इकट्ठे भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पैनिक डिसऑर्डर।